हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियाई नीति में। दिस इज चंचल कुलदीप। तो हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखा था और उसका जो है हमने पहला लेक्चर देख लिया था, जिसमें हमने क्या है कि एक सेल का जो सेल है उसका जो चैप्टर है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। हमने क्या किया था कि पूरे के पूरे जो टॉपिक है मैंने आपको टॉपिक समझा दिए थे कैसे किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। और उसमें 10 साइंटिस्ट के नाम है एनसीईआरटी में। जो सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है ना उसमें 10 साइंटिस्ट के नाम है। तो वो 10 के 10 साइंटिस्ट वो भी मैंने आपको याद करवाते बोर्ड पर लिखवा दी थी कि किस साइंटिस्ट ने कहाँ कहाँ पर अपना रोल अदा किया था। तो हमने जो पहली सीक्वेंस जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज हम हिस्ट्री ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का इतिहास। मतलब कैसे सेल की डिस्कवरी हुई थी, कैसे इसका नाम पड़ा था, कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने कैसे कैसे अपना योगदान दिया इसमें। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ द सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल। तो हिस्ट्री की बात करें, देखो पहले हिस्ट्री मैंने आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे, एक तो है रॉबर्ट हुक और एक थे एंटनी वॉन लीeuwenhoek। तो जो पहले साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उनको क्या है सेल बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने देखो क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम ये कार्य किया था सेल पर। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट है स्पेनिश ओक करके एक प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम होता है यूएरिकस सुबेरिन। स्पेनिश ओक, इसका बॉटनिकल नाम है क्यूएरिकस सुबेरी, यही इसका बॉटनिकल नेम है। तो रॉबर्ट ने क्या किया, जो स्पेनिश ओक है और क्यूएरिकस सुबेर प्लांट है, इसका जो बार्क है ओक की, जो इसके बार्क है मतलब जिसको छाल बोलते हैं, तो बार्क का एक टिश्यू होता है, बार्क में एक टिश्यू होता है जिसका नाम है कोर्क। कोर्क नाम का टिश्यू होता है। तो कोर्क जो नाम का टिश्यू होता है उसमें क्या देखी उन्होंने, डेड सेल को देखा। डेड सेल को देखा, डेड मतलब मृत कोशिका को देखा इन्होंने, जो कोर्क टिश्यू है। तो ये मृत कोशिका है जो इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते समान, छत्ते के समान नजर आई। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आई। तो जिनको इन्होंने नाम दिया सेलुले, और वही आगे चल करके नाम पड़ा सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने काम अपना किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्पेनिश ओक नाम का एक प्लांट होता है जिसकी बार्क उसमें कोर्क नाम का टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू में क्या देखा इन्होंने, डेड सेल को देखा, मृत कोशिकाओं को देखा, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको नजर आई, जिनको उन्होंने सेलुले या फिर सेलुले शब्द चल करके उसका नाम पड़ा सेल। ठीक है, तो देखो मैं आपको देख लो समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि जैसे ये मान लो कि जो सेल है इनको ऐसी दिखाई पड़ी। ठीक है, तो ये है सेलुले और यही आगे चल करके इसका नाम क्या पड़ा सेल। अब ये जो सेल है वो कैसी है, डेड है, कि जो कोर की टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डेड टिश्यू होता है। तो टिश्यू डेड है तो उसमें जो सेल है वो भी डेड ही रहेंगी। अब बात ये है कि ये डेड कैसे, ये सेल मृत कैसे हो जाती है। तो ये आपको जो दिख रही है सामने जो सेल है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल वो तो क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, लेकिन ये जो बच रही है वो क्या है, सेल वॉल। तो ये तो मृत होने का कारण देखो कि ये जो सेल वॉल है इनकी, ये क्या है इनकी सेल वॉल, सेल वॉल है। तो इनकी सेल वॉल के नीचे क्या होता है कि सुबेरिन नाम के एक पदार्थ का जमाव हो जाता है।
ऐसे क्या हो गया, यानी कि सेल वॉल के नीचे सुबेरिन का जमा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, सुबेरिन, सुबेरिन का जमा हो जाता है। अब जो सुबेरिन होता है कि वो क्या करता है कि सेल वॉल को जल और खनिज लवणों के लिए अपारगम में बना देता है। अब जब सेल के अंदर खनिज जल और खनिज लवण आए नहीं पाएंगे तो सेल की तो क्या होगी, डेड होगी उसका जो प्रोटोप्लाज्म तो सूख करके अपन नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जो सेल में मेटाबॉलिज्म वो भी क्या होगी, रुक जाएगी। तो सेल की मेटाबॉलिज्म रुकेगी तो आखिर में क्या होगा, सेल की डेड हो जाएगी। और उसमें बचेगा क्या, सिर्फ सेल वॉल बचेगी, जो तो वो पहले से वो तो क्या होती है, डेड होती है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे करके क्या किया, सेल को देखा। अब क्वेश्चन आए, मान लो कि अगर कि मृत कोशिकाओं की खोज किन्होंने की थी, मृत कोशिका की खोज का श्रेय तो जाएगा किनको, रॉबर्ट हुक को ही जाएगा। लेकिन देखो कि जो सेल वॉल दिख रही है, ये सेल वॉल को भी पहली बार देखा किन्होंने था, क्योंकि सेल तो डेड हो चुकी थी, फिर इन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा क्या था, सेल वॉल को ही देखा था। तो अगर सेल वॉल की डिस्कवरी का श्रेय देना हो तो वो किसको जाएगा, वो तो जाएगा रॉबर्ट हुक को ही। तो जो सेल वॉल की डिस्कवरी वो किन्होंने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये तो डेड सेल की बात होगी। अगर आप करें लिविंग सेल की, मतलब पहली बार जो जिंदा सेल है उसकी जो डिस्कवरी वो कैसे हुई थी, तो पहले आप क्या करो, इसको नोट डाउन करो। मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको पॉज करो और नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब रॉबर्ट हुक के बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं वो है एवी ल्यूवेन, एंटनी वॉन ल्यूवेनोव नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम जो जीवित कोशिका होती है, लिविंग सेल की क्या थी, डिस्कवरी की थी उन्होंने। फर्स्ट टाइम क्या किया था इन्होंने, जिंदा सेल को क्या किया था, देखा था। ठीक है, अब ये किस किस चीज़ में इन्होंने इनको देखा होगा, कि जैसे कि वो क्या थे जिनमें इन्होंने सेल को देखा था, बैक्टीरिया, अमीबा, आरबीसी और स्पर्म। तो इन्होंने इनको सेल के रूप में पहली बार जिंदा सेल के रूप में देखा था। बैक्टीरिया को तो इन्होंने किन में देखा होगा, सॉइल में देखा होगा, मिट्टी में देखा होगा। अमीबा को कहाँ पर देखा होगा, वाटर में। आरबीसी को देखा होगा ब्लड में, और स्पर्म को देखा होगा सीमन में। ठीक है, और ये जो सारे के सारे जो इन्होंने सेल को देखा था, इन सभी को इन्होंने बोला था एनिमल क्यूल नाम दिया। और इन्होंने क्या किया कि इनको जो अपने किताब में भी इन्होंने अपनी लिखा था, तो उस किताब का नाम था कि एवी ल्यूवेन होक द्वारा खोजे गए प्रकृति के रहस्य। ठीक है, इस किताब में इन्होंने इनके बारे में बताया था। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक है, इन्होंने क्या किया था, जिंदा सेल की डिस्कवरी की थी किन किन में देखा था वो जिंदा सेल को, वो जिंदा सेल बैक्टीरिया की थी, अमीबा की थी, आरबीसी की थी और स्पर्म की थी। इन सभी को जिंदा सेल के रूप में इन्होंने देखा और सभी को क्या बोला इन्होंने, एनिमल क्यूल। और इनका जिक्र जो है इन्होंने अपनी एक किताब एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा खोजे गए प्रकृति के रहस्य में जिक्र किया था। तो ये बात है डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी की बात है तो मृत कोशिकाओं की डिस्कवरी की बात है, तो वो तो उसका तो आंसर क्या जाएगा, रॉबर्ट हुक। लेकिन जिंदा सेल की डिस्कवरी की बात आए तो उसका श्रेय किसको जाएगा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक को। ठीक है, और अगर सेल वॉल की डिस्कवरी की बात आए तो उसका जो श्रेय है वो किसको जाएगा, रॉबर्ट हुक को। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में जो देखी थी वो सेल थोड़ी थी, जिंदा सेल थोड़ी थी, वो तो क्या थी, सेल वॉल थी, जो सेल की मृत्यु के बाद में बच जाती है। ठीक है, तो ये डिस्कवरी की बात होगी या हिस्ट्री की बात होगी। अब सेल के बारे में देखो, हम अगर और कुछ पॉइंट देखना चाहें,
सेल के बारे में अगर हम और कुछ पॉइंट देखना चाहें तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाई सेल, मतलब सभी जीव जो वो कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, अब कुछ जीव ऐसे हैं जो जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर, और कुछ जीव ऐसे हैं जो जिनमें एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है, तो उनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो सभी जीव तो कोशिका से बने हुए, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, मतलब उनका जो शरीर है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है, तो उनको तो बोला जाता है यूनिसेलुलर, हिंदी में बोलेंगे इसको एक कोशिकीय। और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, तो उनको बोला जाता है मल्टीसेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय जीव। तो यूनिसेलुलर जीव कौन कौन से होते हैं? देखो 5 किंगडम सिस्टम जो है, 5 किंगडम सिस्टम जो है, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है, मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन इसके बाद में जो 3 बच गए, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन इसमें एक और मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि जो मोनेरा है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक। लेकिन जो प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया, चारों के चारों कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, मतलब इनके अंदर जो सत्य प्रकार का, विकसित प्रकार का केंद्र पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, नोट डाउन करो, मैं साइड में हट जाता हूँ। तो आपने क्या कर लिया? पॉज मारा और किया नोट डाउन, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब हम सेल के बारे में देखो कुछ और बातें डिस्कस करने जा रहे थे कि छोटी क्लासों से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। ये जो कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखो आज हम उस लाइन का मीनिंग समझे कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है। तो देखो जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म की, जीवों की, वो क्या होती है? एक तो संरचनात्मक, दूसरी क्रियात्मक, और एक और है कि आधारभूत व सूक्ष्मतम, आधारभूत व सूक्ष्मतम इकाई है। जो कोशिका है वो जीवों की आधारभूत, सूक्ष्मतम, संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई होती है। देखो इस लाइन का मतलब समझते हैं हम कि जो संरचनात्मक का मतलब होता है कि जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो। संरचनात्मक का मतलब है कि जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो। ठीक है, और क्रियात्मक का मतलब होता है कि जो जीवों के सभी क्रियाकलापों को करने में क्या हो? सक्षम हो। देखो स्वतंत्र अस्तित्व की बात करें हम कि जैसे कि एक तो है सेल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल उठा लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाला। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकालेंगे तो क्या वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को अपने जो फंक्शन है उसको करने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? न्यूक्लियस पर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा? उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, वो तो डेड हो जाएगा। इस कारण से वो देखो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। ठीक है, अगर हम ये कहना चाहे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी जीव की संरचनात्मक इकाई होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या था? जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे। लेकिन उसके खुद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद में भी क्या होता है? डीएनए होता है, तो वो अपना थोड़ा बहुत काम तो अपने डीएनए से चला लेता है।
लेकिन बाकी के जो काम मेन जो उसका कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, वो काम वो कंट्रोल होता है न्यूक्लियस के पास। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है, क्रियात्मक इकाई का मतलब है जो सजीवों के समस्त क्रियाकलापों को करने में सक्षम हो। ठीक है, अब देखो इस लाइन का मतलब समझोगे कि जो सजीवों के समस्त क्रियाकलापों को करने में सक्षम हो। पहले तो ये समझे कि सजीव करते क्या क्या, कौन कौन से काम करते हैं। जैसे सजीव जनन भी करता है, वृद्धि भी करता है, गति भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो ये सारे के सारे काम कहाँ पर चलते हैं, सेल में चलते हैं। सेल में रेस्पिरेशन भी चलेगा, फोटोसिंथेसिस भी चलेगा, उसकी ग्रोथ भी होगी और जनन भी होगी। तो सारे के सारे काम सेल में होते हैं। अगर मान लो कि किसी आप एक सेल ऑर्गेनल को हटा करके आप बोलो कि ये किसी जीव की क्रियात्मक इकाई है, जैसे आपने की एग्जाम्पल लिया क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो सिर्फ क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन जीवों के और भी तो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि क्या, वृद्धि, जनन, वो तो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस कारण उसको भी क्या नहीं बोलेंगे हम, क्रियात्मक इकाई नहीं बोलेंगे। तो क्रियात्मक इकाई सिर्फ किसको बोलेंगे हम, सेल को बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूंगी वृद्धि। वृद्धि तो वृद्धि कौन करता है एक्चुअल में, पहले छोटे थे फिर बाद में क्यों बड़े हुए। तो वृद्धि एक्चुअल में किसने की, सेल ने की। सेल ने वृद्धि कैसे की कि उसने वृद्धि जब की तो फिर क्या हुआ, डिवीजन हुआ होगा। डिवीजन होगा तो सेल का नंबर बढ़ा होगा, सेल का नंबर हुआ तभी तो वृद्धि हुई ना। तो अगर ये बोले कि कोई जीव वृद्धि करता है तो वो जीव वृद्धि नहीं करता, उसके अंदर जो सेल थी पहले उसने वृद्धि की, फिर उसका नंबर बढ़ा तब जीव की वृद्धि हुई। ठीक है, तो जो संरचनात्मक इकाई होती है सेल और क्रियात्मक इकाई होती है। आधारभूत व सूक्ष्म इकाई का मतलब, सूक्ष्म संरचना का मतलब क्या है कि इससे छोटी और कोई संरचना नहीं। ठीक है, आधारभूत व सूक्ष्म का मतलब क्या, इससे छोटी व इससे छोटी और कोई संरचना नहीं है। तो आप बोलोगे है ना कोशिका से छोटी संरचना, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम है, तो बस सभी के सभी कोशिका से छोटे ही तो है। लेकिन यहीं पर बात नहीं बनेगी, तीनों की तीनों कंडीशन फिल होनी चाहिए। देखो इससे छोटी और कोई संरचना नहीं है जो क्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो, साथ में जो सजीवों के समस्त क्रियाकलापों को करने में सक्षम हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल बोलते हैं। तो सेल क्या, जीव की ऐसी संरचना इकाई होती है कि जो सबसे छोटी है और जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और साथ में सजीवों के समस्त क्रियाकलापों करने में क्या होती है, सक्षम होती है। ये लाइन होता है जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ये मतलब होता है इस लाइन का। ठीक है, तो हमने सेल के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया अब तक। पहले तो क्या देखा हमने, सेल के जो जितना भी क्या था एक ब्रीफ रिवीजन था, रिवीजन तो नहीं बोलेंगे, जो जितने भी उसको टॉपिक थे उनको सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी कौन कौन से टॉपिक किससे क्यों से पढ़ने हमको। साथ में जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम याद रखना। साइंटिस्ट के नाम आपको वही याद रखने सेल बायोलॉजी में जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो 10 साइंटिस्ट के नाम, जिनमें से 2 साइंटिस्ट के नाम तो हमने आज ही देखे, हिस्ट्री में देखे। एक तो कौन था, रॉबर्ट हुक था, और एक कौन थे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक थे। ठीक है, और उसके बाद में हमने आज क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ द सेल देखा, कोशिका के इतिहास के बारे में देखा, जिसमें देखा कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या किया था कि जो मृत कोशिका उसको देखा था, जो कोर्क टिश्यू होता है, कौन सा प्लांट था वो, स्पेनिश ओक है। स्पेनिश ओक का जो कोर्क टिश्यू है उसमें किसको देखा था, मृत कोशिका को देखा था, जो वो मधुमक्खी के छत्ते के समान जिनको नजर आई थी। अब जो कोर्क टिश्यू है ये भी बताया कि वो मृत कैसे जो आता है, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति के नीचे किसका जमा हो जाता है, सुबेरीन का जमा हो जाता है। और जो सुबेरीन है वो कोशिकाओं को या कोशिका की भित्ति को क्या करता है, जल और खनिज लवणों को क्या बना देता है, अपारगम में बना देता है। अब जब उसके अंदर जल और खनिज लवण आ ही नहीं पाएंगे तो मेटाबॉलिज्म ही रुक जाएगी सेल की। अब मेटाबॉलिज्म रुकेगी तो सेल की क्या होगी, डेड होगी।
तो आखिर में बचेगा कि क्या फिर सेल वॉल। तो एक जो रोबोटिक ने देखा था वो क्या थी, सेल वॉल थी, ना कि वो क्या जीवित सेल। तो मृत कोशिका की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाएगा, रोबोटिक को। उसके बाद में जो है जिंदा कोशिका उससे सबसे पहले किन्होंने देखा था, एंटनी वॉन ल्यूवेनोक ने। किस किस में देखा था, वो बैक्टीरिया की सेल थी, वो अमीबा थी और आरबीसी और स्पर्म थी। तो इन सभी को देखा था उन्होंने सेल के रूप में, और उन्होंने क्या बोला था, इन सभी को एनिमल क्यूल। और इनका जिक्र जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनोक ने अपनी एक बुक लिखी थी, एवी ल्यूवेनोक द्वारा खोजे गए प्रकृति के रहस्य, उनमें इनका जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये तो कि हिस्ट्री की बात थी। उसके बाद में देखा कि जो सेल है वो सभी जीवों में पाई जाती है, लेकिन कुछ जीवों में तो सिर्फ एक सेल होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर। लेकिन कुछ जीवों में एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और उसके बाद में देखा कि जो सेल है वो सभी जीवों की क्या होती है, आधारभूत व सूक्ष्म और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आधारभूत सूक्ष्म का मतलब क्या है कि इससे छोटी और कोई संरचना नहीं है, इससे छोटी और कोई संरचना नहीं है। साथ में जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो और वो सजीवों के समस्त क्रियाकलापों को करने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, तो ये लाइन ये मतलब इस लाइन का। तो आज हमने क्या किया, सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया। तो अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। ठीक है।